चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुक के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर है 12.1। उसमें लिखा हुआ 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन्स व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्स विच ईच एक्सर्ट्स ऑन द अदर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर अपार्ट। बेटा बुक सामने रखो, ठीक है। सवाल नहीं देखोगे तो सवाल समझ में आने वाला नहीं है। बुक आपके सामने होनी चाहिए। मैं एक सवाल पढ़ने के बाद आप लोग ये बुक पढ़ो। सवाल अगर सामने नहीं है तो सवाल समझ में नहीं आएगा, ये बात याद रखना। फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है सवाल समझने का। अगर आपके पास क्वेश्चन सामने नहीं है तो कभी भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 12.1 पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 76। न्यूमेरिकल नंबर 12.1 कह रहे हैं कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स एक्सर्ट हो रहा है 0.2 न्यूटन का, है ना, है ना। देखो ज़रा चेक करके बताते रहना कि फोर्स कितना लग रहा है। 0 बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर, जब दोनों चार्जेस का फासला कितना था। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, 10 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.1। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है मेरे पास Q1, एक चार्ज है मेरे पास। इस दोनों के दरमियान जो फोर्स ऐड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स कितनी बता रहे हैं? वो बता रहे हैं 0.2 न्यूटन। आपसे क्या कह रहे हैं, आप बताएं। जब ये फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का, जब दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला कितना था 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। आप बताएं कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स क्या होगी, व्हाट शुड बी द फोर्स, ठीक है ना, एट R1 एंड व्हाट शुड बी द फोर्स, सेकंड फोर्स एट R2। जब दोनों चार्जेस का फासला कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो कितना फोर्स होगा। जब दोनों चार्जेस का फासला कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर, तो बताइए कितना फोर्स होगा। कंडीशन ये थी कि दो चार्जेस, हमें उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड मालूम नहीं है कि चार्ज कितना है Q1 और Q2। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फोर्स जो वो 0.2 न्यूटन का ऐड कर रहा है दो चार्जेस के दरमियान, जब फासला कितना था 10 सेंटीमीटर। आप ये बताएं कि फोर्स कितना होगा जब डिस्टेंस कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर। फोर्स कितना होगा जब डिस्टेंस कितना हो जाए। इनको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0 है ना, और ये कितना हो जाएगा 0. ये तो अंडरस्टूड है। सेंटीमीटर को लाजमी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व किस में होता है, SI सिस्टम में, CGS सिस्टम में नहीं। या फिर SI सिस्टम बोलो या फिर बोलो MK सिस्टम में सॉल्व होगा, सही है ना। मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाला सिस्टम, दैट इज ऑल्सो नोन एज द SI सिस्टम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आ गया, ये हमें मालूम करना है। दिस आर दी रिक्वायरमेंट F1 और F2। अब इधर जरा चेक करो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रो कूलम्स लॉ के मुताबिक, F इज K Q1 Q2 बाई होता है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि K Q1 Q2 इज क्या हो जाएगा F R² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो K Q1 Q2 इज F, व्हाट इज F 0.2 न्यूटन। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 0.2। व्हाट इज R इज 0.1। 0.1 का क्या कर लोगे स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। बताओ K Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी से। 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2, जल्दी जल्दी शाबाश। 0.00। अब इधर चेक करो K Q1 Q2 की यूनिट। अगर आपके पास K होता तो आप क्या लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, लेकिन साथ में Q1 Q2 भी है तो ऊपर भी क्या आएगा कूलम, ये कूलम स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर, तो क्या यूनिट बचेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात की जा रही है। यहाँ पर हमारे पास देखो मालूम क्या करना है F1 और F2। चार्जेस गिवन होंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे, हमें चार्जेस ही नहीं पता थे तो हमने क्या मालूम कर लिया, चार्जेस का प्रोडक्ट मालूम कर लिया। K Q1 Q2 आ रहा है हमारे पास 0.002 न्यूटन। एक बार बता दे यार 0.1 2 3 4 यानी कि 2 एक्सपोनेंट -4। ये
मैं के Q1 Q2 मालूम किया है ना हमने, इसकी यूनिट तो लिखेंगे ना। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? अगर के होता, फर्स्ट कर लो ये नहीं है, तो के की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है ना। अब Q1 Q2 भी है तो चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। अब हमें क्या चाहिए? F1 और F2, जो टारगेट है वो ये है। अब देखो यहाँ पे ज़रा समझो पहले यार, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है ना, मोबाइल से सॉल्व करके नहीं बताओ, सही आंसर बताओ। फॉर इसके लिए F1 का फार्मूला क्या होगा? के Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर होगा या नहीं? इसी तरीके से अगर मैं फॉर F2 कर दूँ, फॉर F2, तो इसका फार्मूला क्या होगा? F2 इज इक्वल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। दो डिस्टेंस, एक R1 और एक, अब यहाँ पे समझो के Q1 Q2 की वैल्यू हमने पहले मालूम कर ली है ना। अब यहाँ पर के Q1 Q2 की जगह क्या रहेगा? सही है ना, 2 एक्सपोनेंट -5 में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये कितना आ रहा है? इसको 0.1 का स्क्वायर करो और इसको मल्टीप्लाई करो 0.2 से, बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? 2 एक्सपोनेंट, अब मोबाइल से नहीं करना, 2 एक्सपोनेंट -3, सही है। पहले ये नहीं था, सही है ना। अब ये देखो क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 की जगह 2 एक्सपोनेंट R1 कितना? 0.01, R1 ये है ना। F1 कितना आ रहा है बेटा? 0.2, ये आ रहा है। F1 आ गया 0.2 न्यूटन। अब F2 की बारी, तो F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 की जगह दोबारा ये पुट कर देंगे 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाई R स्क्वायर। व्हाट इज R? 0.05 है ना। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। टू एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाई 0.05, ये आंसर आ गया हमारे पास बेटा 0.8 न्यूटन। तो विच आर द रिक्वायर्ड फोर्सेस F1 एंड F2? जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना था? 0.1 मीटर। क्या चीज़? F1 में क्या स्क्वायर नहीं कह रहा इसका? स्क्वायर करो, स्क्वायर करके बताओ क्या आ रहा है। ये आ गया 20 न्यूटन और ये 0.8 ही है। तो विच आर द रिक्वायर्ड फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर 0.01 मीटर अपार्ट, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जब फासला होगा तो फोर्स पहले कितना आ रहा है? 20 न्यूटन। और जब सेकंड हमारे पास जब 0.05 मीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का जब डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान, तो फोर्स कितना आया? 0.8 न्यूटन। बात की जा रही है। के बाद अगला सवाल है हमारा 12.2। 2 point charges of 1 exponent -4 and -1 exponent -4 coulomb are placed at a distance of 40 centimeter from each other. A charge 6 exponent -5 coulomb is placed midway between them. What is the magnitude and the direction of the force on it? सवाल देख लिया। सवाल को देखना ज़रूरी है। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस। एक चार्ज क्या है बेटा? Q1 और एक चार्ज क्या है? अब बताओ Q1 कितना गिवन है? माइनस एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट Q1 और Q2 माइनस का 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम। दिस आर द टू चार्जेस। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला कितना गिवन है? कितना फासला है?
तो ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा, ये डिस्टेंस कितना गिवन है? r, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस विच इज एक्चुअली r 40 सेंटीमीटर। ऐसा ही है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? अनदर चार्ज इज इंट्रोड्यूस मिड वे बिटवीन देम, एक और चार्ज ला के इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनके मिड वे में। तो मतलब Q1 और Q2 के दरमियान का फासला 40 है, तो मिड वे क्या बनेगा? 20। यहाँ पे एक और चार्ज आया Q3, है ना? तो वो चार्ज कितना ज़रा बताओ? 6 एक्सपोनेंट प्लस का माइनस का, यहाँ पे ये प्लस का है, कूलम। सही है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस चार्ज के साथ कुछ भी लगा हुआ होगा वो कभी भी सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पास Q2 माइनस का तो आप माइनस का पुट कर रहे हो, वो सिर्फ पोलैरिटी शो करता है कि कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्जन। सिंप्लीफिकेशन में माइनस और प्लस जानने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका आंसर आएगा गलत। देखो, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो क्या लगेगा? रिपल्जन। दोनों ही फोर्स है ना, और दोनों फोर्स क्या होगी? ज़्यादा। अगर आपने फर्स्ट कर लो माइनस साइन पुट करके निकाला तो वो फोर्स कैसी आएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मैग्नेट्यूड क्या होता है? बहुत छोटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो महसूस कर सकते हैं। दो मैग्नेट को आपस में मिलाओ, आपको फोर्स लगाना पड़ता है। दो नॉर्थ को मिलाओ, कभी भी नहीं मिला सकते आप, आपको फोर्स लगाना पड़ता है उसमें। तो ये तो फोर्स ज़्यादा होती है, तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए चार्जेस के साथ जो प्लस माइनस साइन लगा हुआ होगा वो कभी भी सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। रिपल्सिव फोर्स है ना, तो दो चार्जेस के दरमियान होगा ना, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। सही है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? रिक्वायर्ड में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बता दें एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दें, ये पूछ रहे हैं ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसी है, दो चीज़ें मालूम करनी है। सही है। तो देखो, पहले इनके दरमियान फोर्स मालूम कर लो, फिर इनके दरमियान फोर्स मालूम कर लो। इसके दरमियान जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 1 2। क्या होगा? इनके दरमियान क्या होगा? F3 2। सही है। फिर इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ज़रा देखो। पहले क्या लिखा? फर्स्ट फॉर किसके लिए? F12। Q1 का फोर्स किस पे? Q3 पे। तो वो क्या हो जाएगा? F, यहाँ पे 1 2 नहीं है, 1 3 है ना, ये चार्ज 3 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 F13 क्या हो जाएगा? K Q1 Q3 बाई R², ये होगा या नहीं? इसी तरीके से अगर मैं F13 पहले निकाल दूँ, यहाँ पे ज़रा चेक करो, K की वैल्यू क्या होती है बेटा? 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो F13 K की जगह क्या आ जाएगा? 9 एक्सपोनेंट 9। Q1 कितना है? 1 एक्सपोनेंट -4। तो ये हो गया हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -4। Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू कितनी है? 6 एक्सपोनेंट -5। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस, प्लस हो माइनस हो आपको उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है, सॉल्व करके बताते रहो क्या क्या आ रहा है। डिवाइड बाई R²। R चेक करो, टोटल फासला कितना है Q1 से Q2 का? 40, लेकिन हमें कौन सा फासला चाहिए? तो वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे R कितना आएगा? 0.2 का स्क्वायर। बताओ F13 कितना आया? $1350 1350 न्यूटन। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, यहाँ पे देखो ज़रा, Q1 कितना था? 1 एक्सपोनेंट -4। Q3 कितना है? 6 एक्सपोनेंट, डिस्टेंस कितना है? 20। हमने उसका फोर्स मालूम किया, वो कितना है? 1350 न्यूटन, 1350 न्यूटन। अब इसी तरीके से अगर आप Q3 को देखो और Q2 को देखो, चार्जेस सेम है, जो काम यहाँ पे था वही काम तो वो भी यही आएगा ना।
तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, सिंस द डिस्टेंस एंड द चार्जेस आर सेम देयरफॉर फोर्स विल बी सेम। बात समझ में आई? अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नो फॉर, इसके लिए कौन सा फोर्स है, 3 2 है ना, क्या बोल देंगे इसके लिए, सिंस द डिस्टेंस एंड द चार्जेस आर सेम, तो देयरफॉर, फिर क्या बात सामने आ रही है कि देयरफॉर जो हमारा क्या है F13 वही क्या होगा F, और वो कितना होगा, है ना, तो F32 भी आ गया 1350 न्यूटन, सेकंड फोर्स भी आ गई। अब इसका क्या मालूम करना, रिजल्टेंट दोनों का ऐड करवा दो। नो फॉर किसके लिए, रिजल्टेंट, तो हमने बोला F बराबर है किसके, F1 प्लस F2, F1 1350 सही है ना, बुक का आंसर इसका गलत है, 2700 न्यूटन। मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो होता है F1² प्लस F2² रूट के अंदर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। लेकिन बुक में आपके आंसर क्या शो किया हुआ है, 2700 न्यूटन, तो वही आंसर मैंने आपके सामने निकाल दिया, ठीक है ना। इसका बुक से आप आंसर मैच करोगे ना, तो बुक से आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। आ गया ये 2700 न्यूटन। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में क्या लिख दोगे, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लिख दोगे फॉर, जो सेकंड चीज़ हमें मालूम करनी है, ये फर्स्ट हमारा और ये क्या था, तो सेकंड, फॉर डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो है वो क्या करेगा, ऐड करेगा। सही है भाई, ये था हमारा एग्जाम्पल बुक का न्यूमेरिकल 12 नंबर 2। अब इसके बाद 12.3 करेंगे, ये कर लें पहले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12.3, 3 point charges each of 4 microcoulomb are placed at the 3 corners of a square, each side 20 centimeter long. Find the magnitude of the force on each. क्वेश्चन नंबर 12.3, सवाल दिख रहे हैं बहुत छोटा सा है, काम लंबा है इसमें। 12.3 है, 3 point charges each of 4 microcoulomb, 3 point charges हैं 4 microcoulomb के। क्या लिखा हुआ गया, आर प्लेस एट दी 3 corners of a square, 3 कॉर्नर्स पे रखे हुए एक स्क्वायर के, ठीक है ना। ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं तो हर साइड कितना होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच, तो बताइए हर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, हर चार्ज पे। तो इसको ज़रा हमें समझना है, बहुत तरीके से डायग्राम हम देखेंगे। पहले यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं एक स्क्वायर, ठीक है। ये एक आ गया हमारा, स्क्वायर स्क्वायर दिखना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं रेक्टेंगल बना रहे और बोले स्क्वायर है, सही है, स्क्वायर की तरह दिख रही है या नहीं। 3 चार्जेज आर प्लेस एट दी 3 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे चार्ज कौन सा है बेटा, चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पर चार्ज Q1 Q2 Q3 आर प्लेस एट दी 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, ये भी। तो हर जगह मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, डायग्राम बिला वजह में गंदी हो जाएगी। तो हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी कितनी है ये, तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, बात ही ले रही है। Q1 पे क्या मालूम करना है, फाइंड
F1, बताइए F1 कितना होगा। सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे फोर्स मालूम करके बताएं। तो F1 कितना होगा, F2 कितना और F3, these are the three forces which is acting on the charge F1, F2, F3 respectively, Q1, Q2, Q3। अब बात को ज़रा समझना है, ये चार्ज कौन सा है बेटा, Q2, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो देखो ये फोर्स ये होगी, 2 लगा रहा है किस पे, 1 पे, तो ये क्या बना, F21 है कि नहीं। इसी तरीके से 1 किस पे लगाएगा, 2 पे, तो ये यहाँ से क्या चले गया, F1, सही है। इसी तरीके से Q2 किस पे लगाएगा, Q3 पे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, F23, क्या आ गया, F23। इसी तरीके से Q3 किस पे लगाएगा, Q1 पे, Q3 किस पे लगाएगा, बिल्कुल इससे गुजारना आप, ठीक है। थोड़ा सा मिटा के मैं दोबारा से बना देता हूँ, सही है, सही है। ये फोर्स कौन सी लग रही है, F31। इसी तरीके से 1 भी तो लगाएगा 3 पे, तो ये कैसे रहेगा, ये आ गया हमारे पास F13। इसी तरीके से 3 किस पे लगाएगा, तो ये आ गया हमारे पास F32। बात क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है। अब ज़रा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एंगल कितना है बेटा, है नहीं 90, यहाँ पे कितना होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा। अगर मैं यूँ कर दूँ तो क्या बनेगा, 90, तकरीबन 90 का हाफ आ रहा है ना, ये डायगोनल से जा रही है ना लाइन, तो क्या बनाएगी, 45 डिग्री, सही है। यहाँ पे भी ये काम हो रहा है, 45 डिग्री। मुझे मालूम करना है F1, F2 और F3। इधर बात को समझो ज़रा, अगर मैं मालूम करने जाता हूँ F1 के लिए, पहले समझो सोल्यूशन में आ रहा हूँ डायरेक्ट में। अगर मैं बोलूँ फॉर F1, ज़रा देखो समझो, F1 ये मालूम करना है जो लाई कर रहा है किसके दरमियान, F21, F31 और ये एंगल है नहीं। तो दो फोर्सेज अगर एंगल गिवन हो तो उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं हम, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 प्लस 2F1 F2 कॉस, ये फार्मूला है। अब हमारे पास ये F कौन सा है, F1 जो मैं मालूम करना है Q1 पे वो फोर्स है। F1 मैं इसको बोल देता हूँ F21, क्या बोल देता हूँ, कोई मसला किसी को, पहली फोर्स F21 है, इसमें दूसरी फोर्स क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा इसको F, तो ये क्या हो जाएगा F21 और ये और कॉस, पहला एंगल बोल दूँगा क्या, तो ये थीटा 1 है। बात क्लियर है, ये यानी क्लियर है, इसका 90 है ना, उसका 45, इसका 45, इसका 90 है, सही है। बात क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ, मैं पहले इसको नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 1, सही है, इक्वेशन नंबर 1। नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें F21 नहीं पता, हमें F31 नहीं पता, पता है, नहीं पता। यहाँ पे ज़रा समझना है, पहले ज़रा समझो चीज़ों को। फॉर F कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, F21 इज इक्वल टू क्या होगा, K Q2 Q1 बाई R स्क्वायर, सही है। R कितना है बेटा, 2 से 1 का फासला, हर का 20 है ना, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.2, तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K की जगह 9 एक्सपोनेंट, Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -4 है, क्या है, Q1 Q2 Q3 सारे बराबर है, कितने हैं 4
तो ये कितना हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट, ये भी क्या हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट, और ये भी कितना हो जाएगा, और हर डिस्टेंस हमें कितना की मैंने 20 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा, मालूम क्या करना है हमें, F1 F2 दिस आर दी रिक्वायर्ड टर्म्स, ठीक है ना। F1 मालूम करना है कहाँ पे 8, F2 मालूम करना है कहाँ पे 8, और F3 कहाँ पे मालूम करना है 8। क्लियर है। हम F1 मालूम करने के लिए जा रहे हैं जो कि Q1 पर होगा। उसके लिए फार्मूला हमने देखा, F21 पता नहीं है, F31 पता नहीं है। F21 को मालूम करने के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई किया, K Q2 Q1 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू आ गई, Q2 कितना है 4 एक्सपोनेंट, Q1 कितना है 4 एक्सपोनेंट, डिवाइडेड बाई R, व्हाट इज R 0.2 का क्या हो जाएगा बेटा, तो F21 बताओ 3.6 न्यूटन। क्या हो जाएगा, ये फासला 20 है ना, ये भी तो क्यों, हमें तो यहाँ से यहाँ तक दो चार्जेस Q1 और Q2 यहाँ पर है ना, तो इनके दरम्यान का फासला कितना है, वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर, हम यही लेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी electrostatic force between the two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो इस दोनों के दरम्यान के जो सेंटर का फासला है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो ये इधर यहाँ F21 आ गया हमारे पास 3.6 न्यूटन। अब हमें क्या चाहिए F31 है ना, हाँ अबे तो ये इधर जाके स्क्वायर होगा ना, दवा नहीं पिएगा ये लाके, हो गया ये। अब क्या करेंगे, सिमिलरली 9 फॉर किसके लिए, 9 फॉर किसके लिए बेटा F31, सही है। तो F31 इज इक्वल टू क्या होगा, K Q3 Q1 बाई R। इधर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, F31 Q3 Q1 बाई R स्क्वायर है या नहीं, ये सेम नहीं रहेगा, चार्जेस सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ का फासला 20, यहाँ से यहाँ का फासला 20, यहाँ से यहाँ का फासला 20, यहाँ से यहाँ का फासला, लेकिन यहाँ से यहाँ का फासला वो 20 नहीं है, 240 है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा Q1 से Q3 का। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 के सामने वाला साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर एक बेस। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा R निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ पे R मसला कर रहा है, ठीक है ना। इस R को मैं बोल देता हूँ कि R ये किसका है 1/3 का है ना, तो इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ R1/3। कोई मसला किसी को, कोई मसला तो नहीं है, R1/3 में मालूम नहीं है। इस R1/3 को मालूम करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, नो फॉर फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम क्या मालूम करेंगे R13 ना, तो R13 मालूम करेंगे, सही है। पहले हम क्या मालूम करेंगे R13। तो ये देखो R13 के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, ना एक्यूट पे ना ऑब्ट्यूज पे, ठीक है ना, सिर्फ राइट एंगल पे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है ये, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस वो R है भाई, R13 है ना, इज इक्वल टू बेस, दोनों 20 है, तो ये भी 0.2 होगा और ये भी 0. और इस पर क्या लगा हुआ है, अभी कुछ नहीं लगा हुआ। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाता हूँ
यही होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा रूट 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, रूट ले लो 0.28 आ रहा होगा, 0.28। अब हमें R13 पता है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो हमें मालूम नहीं था अब मालूम है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, नाउ पुट इन इक्वेशन कौन सा 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट वो क्या है, F31 इज इक्वल टू के की जगह 9 एक्सपोनेंट 9 Q3 4 एक्सपोनेंट -6, दूसरा भी 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाई R13 यानी कि 0.28 का स्क्वायर, 0.28 का क्या कर लोगे, चलो बताओ F31 कितना आया, (1.83 न्यूटन आ गया। अब हमें देखो इस वाले फॉर्मूले में अगर हमें F1 निकालना है, F21 आ चुका है, F31 आ चुका है, एंगल पता है 45 डिग्री। हम जो फोर्स मालूम कर रहे हैं वो फोर्स F1 है जो किसके दरम्यान है, F21 और ये हमने मालूम, थीटा हमें मालूम है, तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो F1 आ जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, नो पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये रहेगा नो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, वो है F1 इज इक्वल टू अंडर रूट F12 का स्क्वायर, व्हाट इज F12 3.6, तो ये हो जाएगा बेटा 3.6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस व्हाट इज F31 का स्क्वायर 1.83 का 1.83, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2F21 F31, तो ये हो जाएगा 2F21 की जगह 3.6 और F13 की जगह 1.83 और उसके बाद cos थीटा यानी कि cos 45 होता है 0.707 या फ्रैक्शन में निकालोगे तो आएगा 1/√2, सही है। तो आप क्या कर लोगे, F1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5.06 न्यूटन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहला फोर्स आ गया जो चार्ज Q1 पे लग रहा है। चार्ज Q1 पे फोर्स क्या लग रही है हमारे पास, F1 दैट इज़ 5.06 न्यूटन। बात क्लियर है या नहीं। अब इधर आ जाओ, मैं सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करूँगा, अब आगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ आप कैसे करोगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा सुनो। ये फोर्स आ चुकी है, अब हम इसके पास जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, F2 के पास, F2 मालूम करना क्या चाहिए, और एंगल F32 हमारे पास है, F12 है, दोनों है। जो F21 आया है, 21 कहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ ना, Q2 का फोर्स किस पे, वो क्या बना F21 और वो कितना आया 6, तो इसका मतलब F12 भी यही आएगा। हाँ, अब ये देखो Q3 का Q2 पे फोर्स F32 ये भी यही आएगा। डिस्टेंस और चार्जेस सेम है, डिस्टेंस 20 चार्जेस सेम, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, वर्डिंग लिखोगे और ये बात लिख दोगे। ये भी 3.6, ये भी कितना आएगा F23, ये भी 3.6, सही है ना। F21 हमारे पास 3.6, F12 हमारे पास 3.6, F32 हमारे पास 3.6, F23 भी क्या 3.6। वजह क्या है, सिंस द डिस्टेंस एंड द चार्जेस आर सेम। जिस तरीके से हमने मालूम किया F21 उसी तरीके से सारे ये मालूम हो सकते हैं, लेकिन इतना लंबा काम करने की ज़रूरत
बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लिखोगे सिंस डिस्टेंस एंड द चार्जेस आर सेम, तो ये फोर्सेस बराबर होंगे, लेकिन F13 किसके बराबर होगा? F31 के। F31 कितना निकाला था हमने? F31 1.83, ये कितना आया था F31? 1.83, तो ये भी कितना आएगा? बात क्लियर है ये? अब देखो सारे फोर्सेस मालूम है, सारे फोर्सेस, बस आप F2 पे जाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे, एंगल पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। सही है ना? यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, इसका आंसर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज डिस्टेंस एंड द चार्जेस आर सेम, देयरफॉर सेम फोर्स विल बी एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस। जो फोर्स F1 आया है वही फोर्स आपका F3 भी आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, वही फोर्स F3 आएगा। और F2 हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंट, चूँकि इसका एंगल क्या है? चेंज है, 90 है, तो 90 की वजह कर एंगल की वजह कर फोर्स क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बात क्लियर है ये? तो जिस तरीके से हमने निकाला F1, उसी तरीके से F2, उसी तरीके से F3। और अगर आप F3 निकालने से बचना चाहते हो तो आप बोल दो कि सिंस डिस्टेंस एंड द चार्जेस आर सेम, देयरफॉर सेम फोर्स विल बी एक्ट एट 45 डिग्री। तो आपके पास जो F1 आया है वही फोर्स आ जाएगी F3। बुक में आपके पास देखो दो ही आंसर गिवन है नहीं? दो आंसर है ना, तो कौन से है? एक ये गिवन है 5.06 और एक इसका गिवन है, उसका गिवन नहीं है, चूँकि उसका वही आएगा। बात क्लियर है ये? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आज तक कभी भी एग्जाम में नहीं आया, क्योंकि बिला वजह का लॉन्ग है ये। कोई हार्ड कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, बस सिंपल सी बातें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं आएगा, 2023 में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है तो अच्छा खासा है ना। जिसे ने नहीं पढ़ा उसके लिए क्या है? अजाब है, मुश्किल तो है, साथ में जो पढ़ लेते उनके लिए क्या होता है? वो बोलते हैं ये आसान है, और जो नहीं पढ़ता उनके लिए क्या होता है? अजाब होता है। बात समझ आ गई है? चलो ये इस सवाल को कर लो। F1 मैंने मालूम कर लिया, F2 F3 आप लोग खुद मालूम कर लोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12.4 देखेंगे। 12.4 में देखो बेटा एक डायग्राम भी बनी हुई है बुक में, एक ट्राइंगल की तरह, है ना? Q1, Q2, Q3 आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के x और y कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स हैं, जिनको मिला के वर्टिसेस कहा जा रहा है, जहाँ पर हमने क्या रखा है? 3 चार्जेस को रखा है। Q1 पे 7x⁻6 कूलम, Q2 पे -4x⁻6 कूलम, Q3 पे -5x⁻6 कूलम आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। नज़र आ रहा है? आई क्या कहने? द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मेजर 3, 4, 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज Q1। आपको दो चीज़ें मालूम करनी है, एक चार्ज Q1 पे लगने वाली फोर्स और उसकी डायरेक्शन। सही है ना? तो सबसे पहले जो डायग्राम है उस डायग्राम को देख लो। ABC ट्राइंगल है, एक डायग्राम है हमारे पास, वो इस तरीके से है। इस तरीके से एक डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? A, यहाँ पे क्या है? B, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार्ज कौन सा है? Q1। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? B पे Q2। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? Q3। 3 चार्जेस आर प्लेस एट दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। Q1 कितना बता रहे ज़रा बताना? 7 एक्सपोनेंट, Q2 और Q3 These are the 3 charges which are placed at the 3 corners of a triangle। अब देखो ये फासला कितना बता रहे? बताओ, A से B डायग्राम में देख के बताना, बुक से नहीं, सवाल में से नहीं। ये फासला कितना है? बेस कितना है? और ये हर का फासला भी गिवन है, डिस्टेंस R गिवन है। अगर मैं बोल दूँ ये R1, ये R2, तो ये R3 है ना? अब सवाल को देखो आगे क्या कह रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज Q1। बताइए Q1 पे कितना फोर्स ऐड करेगा? अभी हमने मालूम किया था ना इसी तरीके से। अब देखो Q1 ये रहा, एक फोर्स क्यों लगेगी इस पर? लगेगा या नहीं? वो फोर्स Q3 की होगी, क्या बोलेंगे इसको? F3। इसी तरीके से Q2 क्या लगाएगा? Q1 पे क्या लगाएगा? एक
फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कौन सी होगी बेटा? F। तो इसका मतलब हमें मालूम क्या करना है? F1 दैट इज द क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1। ये फोर्स का फॉर्मूला F1 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, ठीक है ना, 2F1 F2 cos थीटा। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। क्या एंगल बन रहा है बेटा? 90। सही है ना? अबे ये एंगल क्या बन रहा है? अगर मैं दो लाइन यूँ बना दूँ तो ये आपस में म्यूचुअली क्या हुए? परपेंडिकुलर हुए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। सही है ना? परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा? 90। तो देखो अब F1 मालूम करना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? F21 और F31। आपके पास F1 आ जाएगा, आपके पास R1 है, आपके पास R2 है, आपके पास R3 है ना? R1 कितना है? मैं बोल देता हूँ 3 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर बोल देता हूँ, और R3 में बोल देता हूँ 5 सेंटीमीटर। सही है? मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए? हाँ, F1 चाहिए। किस पर? एट Q1 पे कितनी फोर्स लगी होगी ये मालूम करके बताएं। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि एंगल भी बताएं, किस एंगल पे लग रही होगी। सही है? सॉल्यूशन पर आते हैं। एज वी नो दैट, एज वी एफ का फॉर्मूला अंडर रूट F1 देखते हैं, एक है F21 और एक है, तो यहाँ पे F21 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F21 F31 cos थीटा। क्लियर है? ये फोर्स कौन सी है? F21 मालूम है? नहीं। F31 मालूम है? ये मालूम? तो ये हमें मालूम करना पड़ेगा ताकि हम F1 निकाल सकें। तो इसको हम नाम दे देंगे क्या? इक्वेशन नंबर। तो फर्स्ट फॉर, पहले किसके लिए? फर्स्ट फॉर F21 के लिए, तो कूलम्स लॉ लगा देंगे। F21 इज इक्वल टू K Q2 Q1 बाई R स्क्वायर। Q2 से Q1 का फासला, Q2 और Q1 फासला क्या है? R1 है ना? R1 है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सही है? चार्ज कौन सा? Q2 और, क्योंकि F21 मालूम कर रहे हैं, F21 में चार्ज कौन सा आएगा? Q2 और Q2 ये रहा Q1, तो Q2 से Q1 का फासला 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से आगे कर देता हूँ मैं। F21 इज इक्वल टू K की जगह बेटा 9 एक्सपोनेंट 9 Q2, व्हाट इज Q2? -4 एक्सपोनेंट -6। मैंने बताया माइनस साइन इस्तेमाल नहीं होगा। 4 एक्सपोनेंट -6 और उसके बाद Q1 क्या है बेटा? 7 एक्सपोनेंट -6। तो यहाँ पे 7 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा ना? तो ये कितना हो जाएगा? 0.03 का स्क्वायर, ये मीटर में जाएगा, ये हो जाएगा 0.03। फिर उसके बाद मीटर, ये हो जाएगा 0.04 मीटर, ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ये बताओ कितना आ रहा है? कितना? माइनस में कहाँ से आएगा यार? माइनस में तो आएगा नहीं। मैंने बोला ये इस्तेमाल, ये प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं होता। देखो मैंने माइनस लगाया है यहाँ पे, प्लस का 280 आ सकता है, माइनस का नहीं। बस माइनस साइन हटेगा, कितना आ जाएगा? एक्सपोनेंट पे आएगा। कितना आ रहा है? 280। सही बताया ना? हाँ, F21 कितना आ गया? 280 न्यूटन। अब किसकी बारी है? F31। वो इतना नहीं आएगा ना, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट है ना। देखो Q1 अलग है, Q2 अलग है, Q3 अलग है, चार्जेस डिफरेंट है तो फोर्स चेंज होगी। सही है? वो 280 न्यूटन। अब किसकी बारी है? नाउ फॉर क्या चाहिए? F31। तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा।
F31 इज इक्वल टू के Q3 Q1 बाई आर स्क्वायर। Q3 से Q1 R2 डिस्टेंस है, R2 4 सेंटीमीटर, सही है। F31 के की जगह बेटा 9 एक्सपोनेंट 9, Q3 व्हाट इज Q3 5 एक्सपोनेंट माइनस 6, उसके बाद क्या Q1 7 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.04 का कितना आया, तो F31 कितना आ गया 196.87 आ गया। अब देखो ये फोर्स जो हम F1 मालूम करने के लिए जा रहे हैं, ये लाई कर रहा है इस F31 और F21 के दरमियान, और एंगल कितना है 90 डिग्री। हमने F31 निकाल लिया 280, F31 निकाल लिया 196.87 न्यूटन, एंगल हमें पता है 90 डिग्री। सारी वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर है ना, पुट ऑल इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल इन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू F21 280 का स्क्वायर, उसके बाद 280 के स्क्वायर के बाद 196.8 का स्क्वायर, सारे वैल्यू रूट के अंदर है, प्लस का 2F1 F2 2F1 की जगह 280, F2 की जगह 196.8 और cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है, तो ये वाला फैक्टर तो पूरा 0 हो जाएगा। आप बस इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, रूट ले लो, 342.28 ये आ रहा है, 342.28 ये आंसर है। ये आंसर है। अब हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन, क्या चाहिए, तो हम लिखेंगे नॉ फॉर एंगल, यानी कि थीटा। तो थीटा के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy बाई Fx। थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स Fy ओवर Fx। तो देखो Q1 है ना, ये यहाँ पे क्या बना 90 डिग्री, साइड अपोजिट 90 क्या होता है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप इसमें पुट करो tan इनवर्स लगाओ, Fy पुट करो 196.87 और Fx पुट करो 280, बताओ एंगल कितना आ रहा है tan इनवर्स निकाल के, सही है। तो ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 196 F31 डिवाइडेड बाई F21। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F31 की वैल्यू है 196 पॉइंट डिवाइडेड बाई F21 है, एंगल कितना आया 35.5 डिग्री, ये एंगल आ रहा है 35.1 आ रहा है, 35.1 डिग्री। तो वे ये हमारे पास एंगल आ गया, सही है। तो एंगल निकालने के लिए आप क्या लगा रहे हैं, tan इनवर्स Fy और Fx, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम करने का वही फार्मूला है। अगर एक फोर्स दो कंपोनेंट पे ऐड करे तो उसकी एंगल निकालने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy और Fx। Fy
वर्टिकल कंपोनेंट, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट देखो, ये हमारे पास चार्ज है इस पॉइंट पे Q1, इस पे हमने F1 निकाल लिया जो हमारे पास कितना है 342.28 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन मालूम करनी थी। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। और उसके बाद tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब ऊपर क्या आना चाहिए? परपेंडिकुलर, नीचे क्या? बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? साइड हाइपोटेन्यूस के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा। तो ये कितना है? ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो बेस यही बचा ना, तो बेस की रहेगा Fx। और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? 280, हमने पुट कर दिया 35.1। बात क्लियर है? यहाँ पर आपको जज करना पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूस, कौन सा बेस। एंगल मालूम करने के लिए tan थीटा का फंक्शन यूज होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये वाला साइड क्या बनेगा बेटा? बेस बनेगा। सिंपल इसकी बात है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर Fy, बेस क्या है? Fx। F31 डिवाइड बाई F21, वैल्यू पुट किया, आपके पास आंसर आ गया। विच इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हेन थ्री चार्जेस आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। हमने जो F1 निकाला उस F1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 342.28 न्यूटन। और जो जिस एंगल पे वो फोर्स लग रहा है वो एंगल कितना है? 35.1 डिग्री। सही है ना? 0.5 देखेंगे अब हम। लिखा हुआ है 2 small spheres each having a mass of 0.1 gram are suspended from a same point by a silk thread each 20 centimeter long. The spheres are given equal charges and they are found to repel each other. Coming to rest 24 centimeter apart, find the charge on each. सवाल को देख करके समझेंगे तो सवाल समझना। 2 small spheres हैं, each having a mass of 0.1 gram, ठीक है ना? 2 small spheres। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम इस वाले न्यूमेरिकल का। 2 स्मॉल स्फेयर्स हैं, ठीक है? ज़रा देखो इधर, एक यहाँ पर स्फेयर्स को हैंग करवाया गया है। 2 स्मॉल स्फेयर्स आर हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम। दोनों का मास क्या है? सेम। तो दोनों का मास सेम है तो इसका मतलब m1 m2 दोनों क्या है? सेम। और वो कितना है? 0.1 kg में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 1000 कर दो। देखो 0.01 kg आ रहा। क्या आ रहा? 0.1 डिवाइड बाय 1000 कितना? 1 एक्सपोनेंट माइनस का 4 kg। These are the two masses are suspended from the same point by silk thread each 20 centimeter long। ये दोनों को सेम पॉइंट से क्या करवाया गया है? सस्पेंड करवाया गया है। इन दोनों की लंबाई कितनी है? ईच 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो लेंथ गिवन है वो लेंथ कितनी गिवन है बेटा? 20। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 डिवाइड बाई 100 कैंसिल, 0.2 मीटर। सही है? द स्फेयर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस। फिर स्फेयर्स के अंदर, इन स्फेयर्स के अंदर इक्वल चार्जेस डाले गए। मतलब क्या हुआ? पहले वाले स्फेयर के अंदर चार्ज Q1, दूसरे वाले स्फेयर के अंदर चार्ज Q2, और ये दोनों सेम है तो Q1 बराबर होगा Q2 इक्वल टू Q के। द स्फेयर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस। दोनों स्फेयर में सेम चार्ज डाले गए तो वो किसके बराबर होगा? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। और उसके बाद क्या हुआ? एंड दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर। और उसके बाद ये देखा गया जब इसके अंदर हम चार्ज डालते हैं तो दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड कमिंग टू रेस्ट 24 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसका मतलब ये इधर आ गया, सही है, और ये इधर आ गया इस पॉइंट पर, और ये क्या आ गए? इस तरीके से रिपेल करके क्या आ गए? रेस्ट में आ गए यहाँ पर। तो इसका मतलब इस चार्ज से इस चार्ज का फासला कितना गिवन है बेटा? 24 सेंटीमीटर। तो ये आर गिवन है। दो चार्जेस के दरम्यान का फासला यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है चार्ज Q2। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? Q2। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? Q1। दोनों के दरम्यान का फासला कितना बना? 24 सेंटीमीटर।
कमिंग टू रेस्ट, और रेस्ट में भी हैं। सही है, मतलब देखो जब इसके अंदर हम चार्ज डालेंगे तो चार्ज डालने पे क्या देखा गया, दे आर गिवन इक्वल चार्जेस। चार्ज डालने के नतीजे में क्या हुआ, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, रिपल। इसका मतलब सेम पोलैरिटी का चार्ज डाला गया, या तो दोनों में पॉजिटिव डाला गया या तो दोनों में नेगेटिव डाला गया, और उसके बाद वो क्या हो गया, रिपल हो गए। और रिपल हो गए कितने फासले पर रेस्ट पर आए, 24 सेंटीमीटर के फासले पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है रेस्ट में रखने के लिए। अगर ये फोर्स उस पर ना लगाए तो ये वापस आ जाएगा, ये इस पर ना लगाए तो ये वापस आ जाएगा, है कि नहीं। Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q, मालूम क्या करना है आपने, फाइंड द चार्ज ऑन ईच। तो इसका मतलब Q1 सिंपल, मैं ये बोल देता हूँ Q1 और Q2 Q के बराबर है ना, तो अगर Q पता लग गया तो Q1 भी पता लग जाएगा, Q2 भी पता लग जाएगा। तो Q हमें क्या करना है, मालूम। सही है, समझो ज़रा। सॉल्यूशन पर आता हूँ मैं, बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं है। सॉल्यूशन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ का फार्मूला क्या होता है बेटा, K Q1 Q2 बाई, ये फार्मूला है कि नहीं। अब ज़रा देखो F इज इक्वल टू K, चार्जेस सेम, Q1 और Q2 दोनों क्या है, सेम। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 क्या बन जाएगा, स्क्वायर। दोनों की जगह Q आएगा और Q इंटू Q स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, मालूम क्या करना है, Q। तो Q स्क्वायर को सेपरेट कर दो, तो ये बन जाएगा F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये बनेगा ना, F R स्क्वायर बाई K। मालूम क्यों करना है, Q स्क्वायर नहीं तो रूट ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F R स्क्वायर बाई K। अब इस फॉर्मूले को और से देखो, R 24 सेंटीमीटर है हमारे पास, K 9 एक्सपोनेंट 9 होता है, K 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K भी है, क्या मसला कर रहा है, F का था पता, इसी F को मालूम करना है यहाँ पे। उसी में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई होता है, और इसी वजह कर ये सवाल इम्पॉर्टेंट भी बनता है। इस इक्वेशन को हम नाम क्या दे देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1। F मालूम करना है, तो मैं यहाँ पर आ गया। नाउ फॉर किसके लिए, F मालूम करने के लिए आए हैं इधर। अब यहाँ पे डायग्राम समझो बहुत गौर से, देखो ये वाला चार्ज इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स। यहाँ पे एक बात समझना है, ये देखो ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, y, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, x। आपका चार्ज y पर भी है और x पर भी है, मतलब वो पॉइंट इस पॉइंट पर मौजूद है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चले गया तो उसका x डिस्टेंस आ गया, और मैं यहाँ से ऊपर चले गया तो उसका y डिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब चार्ज x फासले पर भी है और y डिस्टेंस पर भी है। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रही है वो x डायमेंशन पे भी है और y डायमेंशन पे भी है। ज़रा समझो, ये चार्ज Q1 इस पर क्या लगाएगा बेटा, एक फोर्स, उसको मैं बोलूँगा F। क्या लगा रहा है ये, जब ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगे तो चार्ज तो आगे भाग जाएगा, चार्ज आगे भी नहीं जा रहा, इसका मतलब कोई फोर्स इधर खींच भी रही है इसको। तो वो फोर्स कौन सी, अलॉन्ग दी एक्स डायमेंशन, ये कहलाता है T cos थीटा। क्या कहते हैं इसको, T। व्हाट इज T? T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो धागा है जिससे ये कनेक्ट है, उससे एक्स डायमेंशन पे क्या लग रहा है, फोर्स, और वो क्या है, टेंशन। cos थीटा का फंक्शन क्यों, चूँकि एक्स डायमेंशन के लिए cos थीटा यूज़ करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इजिकल टू एफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कॉस थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो कॉस थीटा, सही है। ये तो आ गई एक्स डायमेंशन की बात। अब इसी तरीके से वाई डायमेंशन पे देखो, चार्ज यहाँ पर है, इसका वेट कहाँ ऐड कर रहा होगा, नीचे। वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। ये मार्कर यहाँ से यहाँ आ गया, छोड़ूंगा कहाँ जाएगा, नीचे। ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन वेट कहाँ ऐड कर रहा है, नीचे, सही है ना। अब इस वेट की वजह कर ऊपर क्या ऐड करेगा, एक और फोर्स। क्या ऐड करेगा, एक और फोर्स यहाँ पर क्या करेगी, एक्ट।
जिसको हम क्या बोलेंगे, जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर रहा होगा वर्टिकल एक्सिस पे, तो वो टी, और वाई एक्सिस पे तो वो क्या होगा, टी साइन थीटा, एक्स एक्सिस पे तो टी कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे तो टी साइन थीटा। बात समझ में आई है? बॉडी रेस्ट की हालत में है, कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन 2 और मोर देन 2 फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एज सच द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। जब किसी बॉडी के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स ऐड करें और उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट क्या रहे, रेस्ट की हालत में रहे, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एफ के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, बाई यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सही है? क्या बोलता है वो, समीशन सारे फोर्सेस, समीशन ऑफ ऑल दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी शुड बी इक्वल टू, अगर बॉडी फोर्स लगने के बावजूद भी रेस्ट में रहे तो वो इक्विलिब्रियम में होती है एक्चुअली में। यहाँ पे ये चार्ज 24 सेंटीमीटर के फासले पर रेस्ट पर है, क्यों? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के बाद ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सारे फोर्सेस का मजमूआ क्या होगा, 0, मतलब एक्स डायमेंशन में लगने वाली सारी फोर्स 0, वाई डायमेंशन में लगने वाली सारी फोर्स 0। तो एक्स के लिए अलग सॉल्व करेंगे, वाई के लिए अलग। अब यहाँ पे ज़रा देखो, मैंने ये बात बता दी कि सारे फोर्सेस का मजमूआ क्या होगा, 0। अब मैं करूँगा फॉर एक्स कंपोनेंट के लिए, किसके लिए, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक क्या है एफ, एक क्या है टी कॉस थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब टी कॉस थीटा किसके बराबर होंगे, एफ के। दोनों इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी रेस्ट में रहेगी। इसी तरीके से वाई डायमेंशन के लिए, यानी कि फॉर वाई कंपोनेंट पे भी ये रेस्ट की हालत में है। तो वाई कंपोनेंट में 2 चीज़ें, वेट और साइन थीटा। तो इसका मतलब टी साइन थीटा बराबर किसके होगा, वेट के। ये 2 इक्वेशन बनी। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर बी। कोई मसला यहाँ तक? डायग्राम क्लियर है, बातें क्लियर हैं, 2 इक्वेशन आ गई। अभी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे एंगल निकालने के लिए। जब ये यहाँ पर आ रहा है, ज़रा देखो, जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एक ये एंगल क्या बनाएगा, ये एंगल क्या होगा इसका, थीटा। क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, वो एंगल क्या होगा, थीटा। यहाँ पे ज़रा देखो, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर पॉइंट ए है, इस वाले पॉइंट को मैं बोल दूँ पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट को मैं बोल दूँ पॉइंट सी, तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, है क्या नहीं, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी, सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड, सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं, सॉल्व इस तरीके से कर रहे हैं कि tan थीटा का फंक्शन बने, क्या बने, देखो साइन थीटा यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। मैं साइन थीटा को कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर, और कॉस थीटा को लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड, तो राइट वाला राइट से डिवाइड। टी साइन थीटा के बराबर में क्या है, वेट। टी कॉस थीटा के बराबर में क्या है, टेंशन से टेंशन कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट। वेट का फार्मूला बाई, मालूम क्या करना है, हम तो एफ मालूम करने निकले हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी बाई मास है हमारे पास, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद tan थीटा, देखो अभी यहाँ पे ये थीटा फंस रहा है, ये थीटा एंगल कहीं पे भी गिवन नहीं है हमें, 60 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री कहीं पे कुछ भी मेंशन। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए हम ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये आखिर एंगल क्या होगा। इसको मेरे नाम, इसको यहीं पे छोड़ के मैं आगे रहता हूँ फॉर थीटा के लिए। किसके लिए, फॉर क्या कंसीडर कर रहा हूँ, बाई कंसीडरिंग ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल जो है। यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, क्या साइड अपोजिट टू 90, सही है। ये 90, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या होगा, होगा या नहीं होगा। अब ज़रा देखो एंगल किसके दरम्यान बन रहा है, बेस और
ये एंगल बन रहा है ना, किसके दरम्यान है? बेस और, तो बेस और हाइपोटेनस के दरम्यान का फंक्शन क्या कहलाता है? कॉस थीटा, है कि नहीं? करली ब्राउन हेयर जिसको हम बोलते हैं, कॉस थीटा। तो देखो बाय कंसिडरिंग ट्राइंगल ए बी सी क्या बन रहा है खुद ब खुद? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर, अब बेस देखो हमें ये फासला पता है Q1 से Q2 का फासला कितना है? 24, तो ये फासला हाफ होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का फासला है ना ये, तो 24 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ये 12 होगा। 12 को डिवाइड करा दो 100 से, 0.12 आएगा। देखो चेक करो, तो बेस आ रहा है हमारे पास 0.12। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को चेक करो, ये वाली साइड क्या है? ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। इसकी लेंथ, हमें ये वाली लेंथ गिवन है थ्रेड की, थ्रेड की लेंथ कितनी गिवन है? जब ये थ्रेड ऐसे एंगल बनाते हुए इधर आएगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा, तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, लेंथ तो चेंज। अरे बेटा यहाँ से ये जो थ्रेड है अगर ये इधर आ जाए तो ये तो 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस कितना है? 20 है। 20 डिवाइड बाई 100 कर दो, 0.2। हाँ 0. तो कॉस थीटा डिवाइड करवाओ, कितना आ रहा है? ये आ रहा है। अब थीटा मालूम करना है, कॉस इधर आके क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 0.6 निकाल लो, 53 पॉइंट, ये आ गया एंगल। ये क्या आ गया? अगर इस एंगल को मैं यहाँ पुट कर दूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर ये 1 था ना, सबसे पहला इक्वेशन क्या था जहाँ मैं वैल्यू पुट करनी 1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो एफ आएगा या नहीं आएगा? एम जी टेन थीटा भी पता है, एफ आएगा। इस एफ की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? तो क्यू भी आ जाएगा। बात क्लियर है ये? तो हम पहले इसको कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, और वो क्या है? इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू एम, एम हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -4, ग्रेविटी हमारे पास 9.8, उसके बाद टेन थीटा हमारे पास है 53.13। तो बताओ एफ कितना आया? वन एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाई 9.8 और उसके बाद 10 53.13। -4 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दोगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर क्यू चार्ज मालूम करना है, क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। एफ कितना है हमारे पास? 7.35 एक्सपोनेंट -4, उसके बाद आर स्क्वायर, आर ये वाला फासला है दो चार्जेस का 24 डिवाइड बाई 100 कितना? 0.24। हाँ 24 डिवाइड बाई 100 0.24 और डिवाइडेड बाई इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और नीचे क्या है? के की वैल्यू क्या है? 9 एक्सपोनेंट 9, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है? रूट। तो रूट निकाल के बता दो बेटा क्या आया? कितना? और बुक में सारी चीज़ें तो सही चल रही है, आप लोगों ने कुछ कहाँ पे? ये हमारे पास, ये हमने बेस अपॉन क्या किया था? हाइपोटेन्यूस है ना, तो बेस कितना था हमारे पास? इस 24 का हाफ 12 था, 12 डिवाइड बाई हमने क्या किया था? 100 0.12, और उसके बाद हाइपोटेन्यूस 20 था,
20 को हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आया था, ये तो हमारा सही आया 53.13। यहाँ पे आप लोगों ने देखो कोई गलती तो नहीं की है। वहाँ से हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाई 9.8 10 53.1 ऊपर अलग लिखो 10 53.13 निकालो, फिर डिवाइड करो, बताओ ये कितना आ रहा है। हाँ 1 एक्सपोनेंट -4 है, मल्टीप्लाई बाई 9.8 7.35 एक्सपोनेंट -4 7.35 एफ की वैल्यू आ गई आर 24 है ना, सही है। आर 24 पुट करोगे 0.24 का स्क्वायर डिवाइड बाई के 9 एक्सपोनेंट 9। यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करके देखो, गलत नहीं है, क्या आ रहा है 6.4 यूनिट कूलम, तो क्यू आ गया। तो हमसे पूछ रहा था बताइए दोनों पे चार्जेस कितने होंगे, Q1 और Q2 क्या है ए में, तो हमारे पास Q जो आया वही क्या होगा Q1, वही क्या होगा Q2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12.5, बुक का न्यूमेरिकल था। कल की क्लास में 12.5 से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, सही है ना।